बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आज जो है वो जुमअतुल विदा है। और जुमअतुल विदा की स्पेशलिटी ये है कि हर साल जुमअतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पे मनाया जाता है। यानी पूरी दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीनी अवाम के साथ जो अल-कुद्स का मामला है, उस मामले पर इज़हार यकजहती के लिए इसे अल-कुद्स डे के तौर पे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इस हवाले से रैलीज़ निकलती हैं और तकारीर होती हैं, सेमिनार्स होते हैं और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया जाता है। इज़राइल की जो जारहाना और ज़ालिमाना पॉलिसियाँ हैं और जो उसका गैर कानूनी कब्ज़ा है फ़लस्तीन की रियासत के ऊपर, उसकी मज़म्मत की जाती है। तो ये हर साल दिन मनाने का मकसद ये है कि इज़राइल के ऊपर सियासी, सफ़ारती और अखलाकी दबाव में इजाफ़ा हो। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त कुछ इंतहाई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो फ़लस्तीन के इशू के साथ है। इसके ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम है स्पेशली अल-कुद्स और फ़लस्तीन के ऊपर, चूँकि जुम्मतुल विदा है। तो इस हवाले से अपने पैनलिस्ट जो हैं उनका तारफ़ कराते चलें। इंतहाई सीनियर सफारतकार, साबिक एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जॉर्डन में यानी उर्दन में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। इसके अलावा दुनिया के कई ममालिक में सफारती खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हमारे साथ नाज़रीन दुबई से ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर फ़लस्तीनी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जमाल इस्माइल साहब। Jamal Ismail, we welcome you to in our program दस्तक। एंड इन इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर नासिर शिराजी साहब। तो हम बात शुरू करेंगे। एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, अल-कुद्स डे हर साल मनाया जाता है और इसका मकसद यह है कि फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया जाए। कुछ इस वक्त लेटेस्ट हमें बताइए अली सरवर नकवी साहब, कुछ डेवलपमेंट मशरिक़ वस्ता में बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं, जिनका यकीनी तौर पर बड़ा गहरा असर होगा फ़लस्तीन के मुस्तकबिल के हवाले से। मतीन साहब, मशरिक़ वस्ता का मसला बहुत पुराना है और बड़े ऊंच नीच से गुजरा हुआ है। आजकल फिर यहाँ पे काफ़ी कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। एक तो इजराइल में इलेक्शन हुआ है और हुकूमत नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से वहाँ पे गैर यकीनी सूरत हाल है। दूसरे ये कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ फिर इजराइल का तशद्दुद बड़े ज़ोरों पे चल रहा है। तीसरे ये कि सदर ट्रंप का जो डील ऑफ द सेंचुरी का प्लान था, पिछले साल के आखिर में उन्होंने जो अनाउंस किया था, वो बिल्कुल ही गलत किस्म का मंसूबा था, फ़लस्तीनियों के मफाद के बिल्कुल ख़िलाफ़। तो वो अब वो मंसूबा धरे रह गया है और सदर बाइडन नए सिरे से इस मसले को देख रहे हैं। तो अभी तक उसमें कोई उन्होंने तजवीज़ नहीं सामने रखी है बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने या अक़वाम मुत्तहिदा के सामने। तो ये जो फ़लस्तीन का मसला है, ये बहुत से स्टेजेस से गुजरा है। 1990 में ये ऑस्लो पीस प्रोसेस लॉन्च हुआ था। उसमें टू स्टेट सोल्यूशन, दो रियासतों का एक मंसूबा था कि इजराइल और फ़लस्तीन दो रियासतें बनेंगी। वो भी मंसूबा इजराइल की हुकूमत ने कभी बढ़ने नहीं दिया। फिर फ़लस्तीन में भी मसाइल रहे हैं, वहाँ पे पीएलओ भी है और हमास भी है। तो एक तरफ वो गाज़ा का इलाका है जो कि समुंदर के साथ है, दूसरे मगरबी किनारा है जो कि दरिया उर्दन के साथ है। तो उन दोनों इलाक़ों में भी मुख्तलिफ सोच पाई जाती है और फ़लस्तीनी इत्तेहाद भी कोई इतना ख़ास इस वक्त नहीं है। तो ये मोटा मोटी इसी को जो सूरत हाल है, इसको मैं इस तरह डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब इसमें आगे देखना है कि फ़लस्तीनियों के मफाद का कोई ऐसा लाएअमल इख्तियार करे बैनुल अक़वामी बरादरी, ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा, कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिले। अव्वल तो उनके ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है, इज़राइल फौरी की तौर पे ज़्यादतियाँ हैं, तशद्दुद बंद हो। वो जी। रुकें।
जी हाँ, बिल्कुल, और फौरी तौर दूसरे पे फिर उनके तशद्दुद लिए बंद कोई हो। जी, जी जारी रखें। और दूसरे उनके कोई कोई नया मंसूबा हो जिसमें उनके हकूक़ का एहतराम हो। Jamal Ismail Saab is a senior journalist and analyst. He's of Palestinian origin. He has joined us specially from Dubai. Mr. Jamal Ismail, a warm welcome to program Dastak of GTV. How would you like to say the Jumatul Wada every year is observed as an Al Quds Day? What is the significance of Al Quds Day? People, Muslim from all across the world, express their strong solidarity with the brothers and sisters of Palestine. So, how do you see this sport? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. Haidar. Thank you for participants and for the audience and the viewers. We in Palestine, first of all, we want to convey our love and gratitude to everyone in Pakistan who supported us, supported Palestinian cause, and stood with us in principle from 1947, even before until now, without changing their policies. Regarding Palestine and Palestinian issue now, and future is so much bright and very, very, very near. Or in the near future, we will get rid of not only occupation in Beit al-Maqdis, but in all Palestine. If you look inside the Israeli bill, in 1 year, 4 elections, which did not happen in any other country. Until now, the Prime Minister of so-called Israel, Netanyahu, he is unable to form his new cabinet. Everyone is reluctant to join him, or to the Israeli or the Zionist society is going so much towards extremism. But जी नासिर शराई साहब, ये फरमाइए कि हर साल अल कुद्स डे मनाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि एक सिंबॉलिक जेस्चर है, इखलाकी हिमायत जाती है, पॉलिटिकल सपोर्ट जाती है, हर साल जुमतुल विदा को हम अल कुद्स डे बनाते हैं। आप क्या समझते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस काज के लिए, फ़लस्तीन के काज के लिए, और ख़ास तौर पर अल कुद्स की आज़ादी के लिए? मैं जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़े क्रिटिकल मौज़ूआत के ऊपर जो है वो बड़ा जबरदस्त स्टफ लेके आते हैं, जी, और बहुत आज भी शुक्रिया उन्हीं आपका। मौज़ूआत में से एक है। जी, अभी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं दो पहलुओं से, अगर आप इजाजत दें, बात करूं। एक, मैं इजाजत इस उन्वान से मांग रहा हूं कि बतौर पाकिस्तानी यहां पर यौमुल कुद्स हो रहे हैं, तो मैं बतौर पाकिस्तानी इस मसले को कहां देखता हूं। जी और दूसरा, ज़ाहिर है, एक वर्ल्ड वाइड जो यौमुल कुद्स है या फ़लस्तीन का दिन मनाया जा रहा है, तो उसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जी अगर मैं बतौर पाकिस्तान बात करूं, तो जब आप इजराइल की बात करते हैं, तो इजराइल बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पहचाना जाता है, जिसके पीछे कभी वो प्रॉमिस लैंड कहते हैं, उस प्रॉमिस लैंड का पॉलिटिकल वर्जन ग्रेटर इसराइल की सूरत में है, जिसकी ज्योग्राफी जो है वो इस सरजमीन से शुरू होके तो दजला और फुरात के पानियों तक एक्सपेंशन करने की है। और जो ज़ायनिज़्म मूवमेंट है वो क्लेम करती है कि हम जो है वो कोई रिलीजन नहीं है अकेले, बल्कि हम रिलीजन हैं और हम एक नेशनैलिटी हैं। और नेशनैलिटी से हमारी मुराद ये है कि हम वो बनी इसराइल है, और ये सरजमीन इसराइल है, और इस सरजमीन के ऊपर हमारा पोजेशन होना चाहिए। और इस आइडियोलॉजी की बुनियाद पे वो जितनी माइग्रेशंस हैं और यूरोप को छोड़ के यहाँ आने का सिलसिला, उसके पीछे ये आइडियोलॉजी लाई करती है। जी तो आज भी फलस्तीन के अंदर इसराइल की सारी डेवलपमेंट, सारे वहां के प्लान, सारे उसके जो चीजें हैं, उसमें उसकी आइडियोलॉजी है जो पिवटल रोल प्ले कर रही है। तो मैं जब पाकिस्तान की बात करता हूं, तो हम किसी हादसे के नतीजे में नहीं बने, बल्कि हम भी एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के नतीजे में पाकिस्तान जी मार्ज वजूद में आया है। कायदे आजम ने उसको लीड किया है। आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उसको लेके चल रही थी। उनका स्टांस क्या था, तो मैं आपको बताऊं कि पहला सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो पहला फलस्तीन का दिन या यौमुल कुद्स मनाया गया है, वो 1937 में मनाया गया है, और वो कायदे आजम के कहने पर और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अपील के ऊपर मनाया गया। जी और कोई तकरीबन 18 के करीब जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले 18 के करीब करारदादें और फलस्तीन के दिन हैं कि जो इस पूरे खित्ते के अंदर मनाए गए, पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मनाए गए, और जिसमें इस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान भी शामिल हुए हैं, और गैर मुस्लिमों ने भी मुसलमानों की हिमायत में उसको वो किया है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि कायदे आजम ज़ाहिर है लीड कर रहे थे मूवमेंट को पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, और उनका मुकाबला उस वक्त की ग्रेट ब्रिटेन से था, जो उस वक्त की सुपर पावर थी।
लेकिन कायदे आजम ने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की है फलस्तीन के काज के ऊपर, कहा जी कि व्हेन आई से दैट ग्रेट ब्रिटेन विल बी डिगिंग इट्स ग्रेव इफ शी फेल्स टू ऑनर द ओरिजिनल प्रोक्लेमेशंस प्रॉमिसेस एंड इंटेंशंस, जो उन्होंने मुसलमानों के साथ भी की थी सब कॉन्टिनेंट के, और जो उन्होंने कहा था कि इस सरजमीन से हम आपको मुसलमानों को बेदखल नहीं करेंगे और कोई ऐसी चीज नहीं होगी। इसी तरह मैं आपको कायदे आजम की एक वर्डिंग है जो उन्होंने पटना सेशन के अंदर कही, उस वर्डिंग को देखें और फिर आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का इसका जो है कनेक्शन देखें। कहा मुस्लिम्स विल नॉट श्रिंक फ्रॉम एनी सैक्रिफाइस इफ रिक्वायर्ड टू हेल्प द अरब्स और एंगेज इन द फाइट फॉर देयर नेशनल फ्रीडम। दो टोक पैगाम था शिराई साहब, एक दो टोक पैगाम दिया। बिल्कुल मैं क्लियर कट। आपको उनका 1940 की एक तकरीर का एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूं, वो है इट्स आवर ड्यूटी to help our Muslim brethren wherever they are because Islam enjoins that it is our duty to go to the rescue of our Muslim brethren। ये है कायदे आजम जिनके बारे में हम कहते बड़े मॉडरेट थे, वो सेकुलर थे, लेकिन फलस्तीन के जो है काज के ऊपर वो बिल्कुल कायदे आजम का फलस्तीन के हवाले से वो वर्जन है कि जिस वर्जन को वो लेकर चले। और फिर उन्होंने एक इंटरव्यू जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया, कहा कि वी विल गो टू एनी लेंथ to help the Palestinian brother in their quest for their rights। और एक वर्डिंग है उनकी, ये भी कोटेड वर्डिंग है, कहा wherever they could do whatever we can do even if necessary we will go to violence। ये कायदे आजम की वर्डिंग है, मेरी वर्डिंग नहीं है। यानी उस जुल्म और जबर के मुकाबले में कायदे आजम जो है वो उनके उस हक की हौसला अफजाई कर रहे थे जो फलस्तीनी जो वहां पर उस वायलेंस का सामना कर रहे थे। और फिर कायदे आजम ने क्या कहा, ये पाकिस्तान बनने के बाद का उनका इंटरव्यू है जो रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि पार्टीशन प्लान वाज बाउंड टू बी द ग्रेवेस्ट डिजास्टर एंड अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्लिक्ट नॉट ओनली बिटवीन द अरब्स एंड अथॉरिटी। और उन्होंने कहा एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड वुड रिवोल्ट एंड पाकिस्तान विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू सपोर्ट टू अरब्स। जी नासिर शाही साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज अल-कुद्स डे के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। नासिर शिराई साहब, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कि आपने कोट्स जो हैं वो पेश किए हैं, तो आप ये अपना नुक्ता मुकम्मल कीजिए। जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आइडियोलॉजी के बगैर हमारा जो सर्वाइवल है वो ऐसे ही है कि आप रूट्स के बगैर एक पौधे को सर्वाइव कराना चाहिए, ये मुमकिन नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो भी पॉलिसीज बनेगी पाकिस्तानी अवाम की रजामंदी और पाकिस्तानी अवाम की जो बिल है उसको रिफ्लेक्ट करेंगी। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है उम्मत मुस्लिमा के अंदर, और पाकिस्तान के अवाम की विल क्या है और पाकिस्तान के अवाम क्या फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम कश्मीर का डायलेमा फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो कश्मीर को अपनी शहरक समझते हैं और ये समझते हैं कि मसला फ़लस्तीन पर इजराइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये होगा कि अगर वहां पर इलीगल पोजेशन और एनेक्सेशन जो है उसको हमने लीगलाइज कर देना है, लेजिटिमेट कर देना है, तो इसका मतलब ये है कि उसी बुनियाद के ऊपर कश्मीर के ऊपर इंडियन पोजेशन को भी हमें लेजिटिमाइज करना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान की जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, जिस तरीके से हम चले हैं, पाकिस्तान में तमाम अरब कंट्रीज के साथ जितनी वार्स हुई हैं, 3 या 4 वार्स हैं, पाकिस्तान बड़ा फर्मली स्टैंड किया है, पाकिस्तान अरब के साथ खड़ा रहा है, पाकिस्तान ने लॉजिस्टिक प्रोवाइड की हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं, पायलट्स प्रोवाइड किए हैं। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान ने इसराइल के और नाजायज वजूद के खिलाफ रिटेलिएट किया है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान बड़ा, जैसा मैंने बताया कि कायदे आजम जो है, चूंकि जब भी इस तरह का मसला होता है तो बहुत सारे अपनी सफों के अंदर भी गद्दार होते हैं, तो कायदे आजम डायरेक्टली लिंक थे मुफ्ती अमीन अल हुसैनी के साथ। पाकिस्तान को भी जो हकीकी लीडरशिप है फलस्तीन की उसके साथ डायरेक्टली लिंक होना चाहिए, और ये कनेक्टेड है हमारे मसला कश्मीर के साथ भी और पाकिस्तान की साबका हिस्ट्री और जी बिल्कुल। एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब,
इस्लामी दुनिया को अगर हम देखें तो जिस तरह नासिर शराई साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने तो अपनी हर चीज़ दाव पे लगा दी, मगरब की नाराज़गी मूल ले ली, लेकिन फ़लस्तीन के काज के लिए जो अपनी हिमायत थी उसमें उसमें कोई लफ्ज़िश नहीं आने दी। लेकिन अगर हम बाकी इस्लामी दुनिया के ममालिक ख़ास तौर पर अरब वर्ल्ड की हम सूरत हाल देखें तो उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया और इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। पाकिस्तान का पासपोर्ट तो आज भी इसराइल के सफ़र के लिए कारआमद नहीं है। जी, तो ये फ़र्क क्यों है पाकिस्तान की पॉलिसी और उम्मत मुस्लिमा में दीगर जो अरब ममालिक हैं उनकी पॉलिसी में ये फ़र्क क्यों है? देखिए साहब, मतीन साहब, मैं जी 2 अरब मुल्कों में रहा हूँ जी। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो अरब ममालिक हैं और वहाँ की अवाम भी, ममालिक और जो हुकूमतें हैं वो ज़्यादा वो फ़लस्तीन के मामले में और हमारे नुक्ता नज़र से जो नासिर साहब ने कहा कश्मीर का मामला, ये दोनों आपस में मामलों जुड़े हुए हैं, में बिल्कुल। ये आपस में दोनों हाँ, जुड़े हुए हैं। उनका उन लोगों की हमायत नहीं रही है और ये हकीकत को हमें फेस करना चाहिए। देखिए, कायद-ए-आज़म ने जो बातें कही हैं वो हमें मुझे तो हर पाकिस्तानी को उसका बहुत एहतराम है। लेकिन ये 70-80 साल पहले की बातें हैं। इस दौरान अब तक क्या हुआ है उसको देखना पड़ता है और अफ़सोस की बात ये है कि गरचे आपने सही कहा कि हमारी हमायत तो बिल्कुल बग़ैर लर्ज़िश के रही है। हुँ, लेकिन अरब ममालिक में उनकी हमायत कभी भी उस तरह की नहीं रही है कि वो मगरिब को मजबूर करें कि हुँ। कश्मीर वो फ़लस्तीनियों का हक वो कबूल करे, इज़राइल कबूल करे और उनको उनको उनके ऊपर ज़्यादतियाँ ना करे। जी, ब्रदर जमाल इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि मीडिया का इंतहाई क्रिटिकल रोल है। अगर हम वेस्टर्न मीडिया की बात करें तो वेस्टर्न मीडिया से बहुत बाइस्ड वन साइडेड रिपोर्टिंग हुई है। अल-कुद्स और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर हक़ाइक़ को हमेशा मस किया गया है। तो अरब वर्ल्ड के ऊपर जमाल इस्माइल साहब की बड़ी गहरी नज़र है। वो हमें बताएंगे कि अरब वर्ल्ड के मीडिया की क्या सूरत हाल रही जब फ़लस्तीन और अल-कुद्स की रिपोर्टिंग की बात है। मिस्टर जमाल इस्माइल, वुड यू लाइक टू शेयर something regarding the reporting and content of the Arab media while reporting Al-Quds issue and the rights of the Palestinian people? How has been the reporting by the Arab world media? Unfortunately, the Arab media either it is published or requesting from Arab countries or from outside, like London or other cities. It is ruled by the governments or the financiers of these Arab these media organizations. Majority of them, majority of them are ruled by the rules of the governments. These Arab governments, none of them is ready to declare clear support for Palestinians, especially for our sons and daughters who are struggling and fighting in Al-Quds Sharif. Just they cover the issue like any other media organization with little, very, very, very little sympathy. Some Arab media, whenever there is a fighting or killing or injuring from Israelis or from Palestinians, they consider that both sides are equal and the same issue, and even sometimes some Arab media, they are describing or saying about Palestinians that they have initiated the attack, they have oppressed the Israelis or started fighting Israelis. They don't say that they are struggling for their own rights, to retain their own rights, to retain their own homeland, which is according to the policy of the governments of some Arab countries. But there are still some little Arab media organizations here and there who are trying to declare full support with Palestinians, with the struggle of Palestinian people, especially in Al-Quds Sharif, and they declare the support of Arab nations and Muslim Ummah
clearly and loudly they are standing, but the governments are not doing any positive thing in this regard. And that is quite discouraging for the people of Palestine. At official level, at the state level, Arab states are quite silent. नासिर शराई साहब, ये बताइए कि शुरू में जब बैतुल मुक़द्दस का ये सानिया रूनुमा हुआ, आग लगने वाला वाक़या मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस वाला, तो उसके बाद ये अहद व पैमान किए गए, OIC के बंद कमरे में इजलास हुए, बड़े कमिटमेंट्स की गई, बहुत सीक्रेट वादे किए गए कि इस्लामी उम्मा जो है इस इशू के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेकिन क्या वजह है कि बतदरीज इजराइल इस्लामी दुनिया के ऊपर हावी हो गया, वो सीक्रेट सारे जो हैं वो इजराइल तक पहुंच गए और आहिस्ता आहिस्ता करके इस्लामी और अरब दुनिया की जो सपोर्ट फ़लस्तीन के लिए आनी थी वो सारी रिव्यू हो गई, सारी उसके ऊपर नज़रसानी हो गई, इजराइल उसके ऊपर हावी हो गया, पॉलिसियाँ बदल गईं। ये क्या हुआ? बहुत शुक्रिया, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे मौका दीजिएगा, ये एक मौजू थोड़ा सा कंपाइल करने वाला है। जी, ये यकीनी तौर पे एक तारीखी सवाल है। जी जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है कि उस आतिशज़दगी वाले वाक़े के बाद कि जिसके नतीजे में ये हैकल सुलेमानी की बात हो रही थी और ये कि वो उसकी असल हैसियत को तब्दील करना चाहते हैं, तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा था। और फिर एक इंटरनेशनल इस्लामिक लीडरशिप डेवलप हुई, उसमें कज़ाफ़ी साहब थे, उसमें शाह फैसल थे, बिल्कुल सफ़े अव्वल के रहनुमा थे, भुट्टो साहब थे। जी हाँ, और एक बड़ी भरपूर मूवमेंट चली और फिर बाद में आपने देखा कि ऑयल को बतौर वेपन भी इस्तेमाल किया गया। तो बहरहाल एक मुसलमानों के दरमियान एक खास तरह की यूनिटी और फ़लस्तीन काज के ऊपर जो है स्ट्रेंथनिंग आई। अब चूंकि इजराइल के मामलात जो है उसकी मैनेजमेंट तकरीबन अमेरिका करता है, एक बड़ी वर्ल्ड पावर होने के नाते। तो इन स्टेट्स की बाज़ मुश्किलात थी और बाज़ मुश्किलात ये हैं कि इनमें से अक्सर ऑटोक्रेटिक स्टेट्स हैं, उनका अवामी राय आमा के साथ लेना देना नहीं है। कोई नहीं, दूसरा ये है कि ये चूंकि ये छोटी टाइनी स्टेट्स हैं, मतलब आप बहरीन की बात करें, UAE की बात करें, फर्ज करें अगर आप किसी स्टेट का पैटर्न बनाएंगे तो आपको तो ये स्टेट ही नहीं लगेगी। कुवैत की बात करें, लाइक दैट, बहुत सारी स्टेट्स, तो ये जॉर्डन है मतलब, ये कोई स्टेट नहीं है इन दैट सेंस। तो इनकी जो वल्नरेबिलिटी थी उसको कॉम्पेंसेट किया हुआ था अमेरिका ने कि हाँ जी हम यहाँ आपके अड्डे बना देते हैं, यहाँ आपको फलां से खतरा है, इधर आपको इससे खतरा है, और खुद फिजिकल प्रेजेंस अपनी उन्होंने वहां पे गेन कर ली। तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर जो लीडरशिप उस वक्त आप कह लें जो मुस्लिम उम्मा को वो कर रही थी, तो उसके ऊपर ये लोग हावी आ गए और ये डिसीजन मेकिंग इनके जरिए से होने लग पड़ी। और फिर आपने ये देखा कि उम्मत मुस्लिमा किसी और जगह पर खड़ी थी और जो मुस्लिम हुक्मरान थे वो मेजोरिटी किसी और जगह पर खड़े थे। ये एक और जगह पे थी और रूलर्स और जगह पे थे, बिल्कुल। लेकिन अभी सूरत हाल बहुत चेंज हो गई है। अभी मैं कहता हूँ अब इसको भी समझें कि अब क्या हो गया। अब सूरत हाल ये है कि वो इसराइल जो एक्सपैंड करता था, अनडिफीटेबल के नाम से मशहूर था, 2 घंटों में बैरूत पे कब्जा करता था, गोलान हाइट्स वो ले चुका था, सीरिया से उससे जॉर्डन से जो है वो मगरबी किनारा ले चुका था। जी शराई साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज अल-कुद्स डे के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। नासिर शराई साहब अपना नुक्ता मुकम्मल कीजिए। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई है। वो जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते थे वो अभी लेबनान की साइड से फिक्स हो गए हैं। वो जो माजी का ताकतवर इजराइल था, ताकतवर फौजी माइट थी, वो अब नहीं रही। अनडिफीटेबल इजराइली मिलिट्री माइट, इजराइल का मिल्कावा टैंक, इजराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, इजराइल का डेमोना एटमी प्लांट, ये उसके आइकॉन थे, उसकी पावर के, उसकी सुपीरियरिटी के, उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज कैफियत क्या है कि वो इजराइल जो रेगुलर आर्मीज को विद इन आवर्स शिकस्त देता था, पूरी की पूरी हवाई फौज उसने मिस्र की जो है वो घंटों के अंदर बिल्कुल खाक कर दी।
उसका प्रैक्टिकल क्या हुआ कि वो सबसे पहले 2000 में लेबनान की रेजिस्टेंस मूवमेंट ने उसको निकाला, फिर 2006 के अंदर उन्होंने लेबनान वॉर की, उसमें जी 3 टारगेट्स बयान किए कि एक फौजी की हमने डेड बॉडी लेनी है, उसके बाद हमने हिजबुल्लाह को डिवेपनाइज करना है और हमने लेबनान में अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आनी है। 33 डेज लास्टेड दैट बुरे वॉर। तरीके और से उसके नाकाम हुए बाद ये 2006 की लड़ाई में, नतीजा बुरे ये हुआ कि तरीके से उन्होंने नाकाम खुद हुए। जो कमीशन बनाया उसने कहा कि हमें हर मैदान में शिकस्त हुई है। हम्म फिर ये गए अभी मसलन गजा, गजा समझते थे कि ये तो दुनिया की ओपन जेल है, यहाँ ग़िज़ा नहीं आ सकती, खुराक नहीं आ सकती, दवा नहीं आ सकती, मेडिकल नहीं आ सकती, तेल नहीं आ सकता। इस हद तक जिसको आपने दुनिया से वो अलग करके रखा हुआ है और टोटल कंट्रोल आपका है। अभी जब पिछली 2014 के अंदर जब जंग हुई तो 55 डेज वो जंग रही और एक दिन में 300 रॉकेट्स, वो जो कभी कभी सिर्फ गुलेल से लड़ा करते थे, हम्म 300 रॉकेट इन अ डे हैफा तक उन्होंने जो है वो हम्म मार किया। और उसके नतीजे में उसी इजराइल को उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। 450 से ज्यादा मोस्ट वांटेड फलस्तीनी जो इसराइल को वांटेड थे, वो इसराइल की जेलों से रिलीज हुए सिर्फ हम्म अपनी एक डेड बॉडी लेने के लिए, और प्रैक्टिकली इसराइल की शिकस्त पर मुंतज हुआ। एम्बेसडर अली सब्र नकवी साहब, वाशिंगटन में सियासी तब्दीली आ चुकी, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी। पुराने जो इससे पहले के सदर थे उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी थी इसराइल के लिए, और उसको बड़े ज़ोर और ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया। इसराइल को तस्लीम कराने के हवाले से बड़ी डील्स हुई अरब ममालिक के साथ, बड़ी जिसे कहते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी को पुश किया गया, इमदाद दी गई, सारा कुछ दिया गया। अब वक्त कम है, आप ये बताइए आगे वे फॉरवर्ड क्या है? वाशिंगटन में जो सियासी तब्दीली आई है, जो बाइडन आए, डेमोक्रेट्स आए, अब आप कोई बड़ी तब्दीली होते हुए देख रहे हैं? चूँकि उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी वार्निंग दी है, ह्यूमन राइट्स के मामलात भी उठाएँ, असले की जो डील्स हुई हैं सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उस पर भी नज़रसानी होगी, और यकीनी तौर पर इसराइल की पॉलिसी के ऊपर भी नज़रसानी होगी। आप क्या समझते हैं? देखिए मतीन साहब, मेरी तो ख्वाहिश यही होगी और मेरी दुआ यही है कि अगर एक कोई नज़रसानी ऐसी हो जिसमें कुछ इंसाफ का पहलू हो, एक सही तज्जिया का पहलू हो। लेकिन आपको ऐसा मैं कुछ एक बात नज़र नहीं आ बताऊं रहा। कि अमेरिका में यहूदियों का कंट्रोल इतना सख्त है कि ट्रंप की ज़ाहिर पॉलिसीज बिल्कुल उनके पूरी तरह सपोर्ट में थी, लेकिन बाइडन साहब भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं ला सकेंगे। वजह यह है कि यहूदी लॉबी वहाँ इतनी स्ट्रांग है। मैं वाशिंगटन में 5 साल रहा हूँ और मैं वहाँ पे सारे लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने देखा है। और जो अमेरिका इजराइल पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो एपैक कहलाती है, वो इतनी ताकतवर है कि कोई अमेरिकी सदर उसके किसी भी मुतालबे को रद्द नहीं कर सकता है। मुझे एक कांग्रेसमैन ने ये कहा कि मुझे अगर कोई एपैक का कोई कागज़ लेकर आता है कि ये साइन कर दें कि ये फला हमारा मुतालबा है, तो मैं बगैर पढ़े साइन करता हूँ, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि इजराइल की अपोजिशन करे। इसलिए फ़लस्तीनियों का कॉज, फ़लस्तीनियों का जो मौक़िफ़ है, वो वहाँ पे उसकी कोई इंसाफ के नुक्ता नज़र से कोई कंसिडरेशन नहीं होती है। Ji, brother Jamal Ismail, question to you is, as Ambassador Ali Sabah Naqvi Sahab said and made it clear that the way Muslim world should have supported cause of Palestine, there was no such support. But what do you think? Still, United Nations is there. Do you have any hope from United Nations? United Nations Security Council has passed number of resolutions on Palestine. So what do you think, that United Nations can play any role? Do you think the UN is free from pressure, that it can extend any pressure, any role in liberating the occupied Palestine? United Nations was the tool which created the Palestinian issue and the occupation of Palestine. In the voting for division of Palestine in 1947, they used the United Nations, and they did not ask the original and the citizens of Palestine to participate in anything, and they did not ask about their opinion. The United Nations, as everyone knows, it is under influence of superpowers, especially America and the five
permanent powers in the Security Council. जी Without changing the situation on the ground, the United Nations and the other so-called international community, they will not come to rescue Palestinians or to change their plight or their struggle or to achieve any right of them. They are the United Nations is under very strong influence. ओके सो नासिर शाही साहब, वक्त कम है, आप ये बताएं कि हर साल हम दिन बनाते हैं, दिन गुजर जाता है, हालात डिफरेंट हैं, इजराइल इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिट्री क्राइसिस के अंदर है, इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि इस वक्त जो हालात इजराइल के हैं वो पहले माजी में कभी नहीं रहे, आपने खुद रोशनी डाली, अब वे फॉरवर्ड क्या है, दुनिया बदल रही है, मशरिक वस्ता में तब्दीली हो रही है, सऊदी अरब सफारती तन्हाई की तरफ जा रहा है, सूरत हाल बदल रही है, बदलती हुई सूरत हाल को किस मुल्क ने लीड करना है फ़लस्तीन के काज के ऊपर, चूँकि इस वक्त एक मौका बन रहा है। जी मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीन की जो रेजिस्टेंट मूवमेंट है उसमें आप हमास को भी डालें, उसमें आप जहाद इस्लामी को भी डालें, उसमें आप अल फतह को भी डालें, उसमें इनके साथ जो नेक्सस हिजबुल्लाह वगैरह का उनको भी डालें, वो भी बॉर्डर पे बैठे हैं। इन्होंने मसले फ़लस्तीन को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि अब खा वो यूनाइटेड नेशन हो और खा वो रीजनल कंट्रीज हों, वो अगर बिट्रे भी करें तो तब भी इस मसले को उन्होंने इस क्लाइमेक्स पे पहुंचा दिया है कि ये इरिवर्सिबल है और अब इस मसले को कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट रिजल्ट तक पहुंचना है। एक बात जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। बिल्कुल आलमी योम कुद्स मनाने का मकसद ही यही है कि आलमी राय आमा को हमवार किया जाए, पूरी दुनिया की जो सपोर्ट है आवाम है, ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के, उनकी सपोर्ट, उनकी सॉलिडारिटी, उनकी यकजहती, उनके सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात जो हैं वो फ़लस्तीन के अवाम के साथ हों, यही सबसे बड़ी क़ुव्वत है और यही स्पिरिट है अल कुद्स डे मनाने की। अगर पूरी इस्लामी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हों और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इस मजबूत अंदाज में इज़हार यकजहती करें तो वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस इज़राइल के तसल्लुत से आज़ाद होगा। हमारे साथ मौजूद थे एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, दुबई से हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन किया था सीनियर फ़लस्तीनी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जमाल इस्माइल साहब ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे नासिर शराई साहब, अमूर मशरिक़ वस्ता के माहिर, और उन्हें बहुत खूबसूरती के साथ इस तमाम मामले का तज्ज़िया पेश किया। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।